हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज ये जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का, ये सबसे लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद जो हमारा होगा वो मेडवल हिस्ट्री शुरू होगा। मेडवल हिस्ट्री में जो है वो कोर्स थोड़ा सा अलग होगा। मैं 20 लेक्चर में आपका मेडवल हिस्ट्री ख़त्म करूँगी, और जैसे ही एक चैप्टर जो है वो हमारा होता रहता है, उसके साथ ही साथ जो है वो हम घटना चक्र भी कराते रहेंगे। तो टोटल जो है वो नवंबर लास्ट, मतलब 30 नवंबर को जो है वो कोशिश रहेगी कि हमारा जो है घटना चक्र मेडल हिस्ट्री का, उसके साथ जो है पूरे सिलेबस मेडल हिस्ट्री का, प्लस हमारे जो अपने बनाए क्वेश्चन है वो सभी कुछ हम एक साथ करवा दिया जाए, ख़त्म कर दे। फिर हम दिसंबर से एंसेंट शुरू करेंगे, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि दिसंबर जनवरी तक जो है वो पूरा हमारा हिस्ट्री ख़त्म हो जाए, तीनों पार्ट जो है हिस्ट्री के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम है फ्रेंड्स। जो पहले 2 महीने में जो है वो हम आपको एक क्वेश्चन पर डे देंगे लिखने के लिए। फिर उसके बाद थर्ड मंथ में से हम आपको 2 क्वेश्चन, ऐसे ही हम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे। जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा उसी हिसाब से पीटी के कुछ दिन पहले, 1 या 2 महीने पहले हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ब्रेक देंगे, और ताकि हम पीटी पे मेन फोकस करेंगे, क्योंकि पीटी भी क्वालिफाई होना, जब पीटी तो क्वालिफाई करना ज़रूरी ही है, क्योंकि तभी हम मेंस लिख पाएंगे। मेंस दोनों ही प्रक्रिया अपनी तौर पे बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेंस में कितने भी पारंगत हो जाए, पीटी नहीं क्वालिफाई करेंगे तो मौका ही नहीं मिलेगा। और पीटी क्वालिफाई करने के बाद आपके पास समय ही नहीं बचता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये आप ही लोगों द्वारा की जो समस्या है उसी के समाधान के लिए बहुत दिनों से सोचा गया था कि ऐसा क्या किया जाए कि स्टूडेंट्स का विदाउट एनी लॉस वो जो है वो आंसर राइटिंग भी उनका जो है वो होता जाए, और ऐसी कम कॉस्ट वाली रखा जाए ताकि सभी स्टूडेंट एडमिशन भी ले ले। अब सोचिए कि मोर देन 150 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी 5 से 6 दिन के अंदर। तो बहुत अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना विश्वास करने के लिए हम पे। मतलब 5 से 6 दिन में 150 स्टूडेंट, मतलब विश्वास ही नहीं होता। जब इस प्रोग्राम के बारे में सोचा गया था तब भी कल्पना नहीं की कि इतने बड़े लेवल पे जो है वो हमें सफलता मिलेगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज बहुत से मिसलेनियर टॉपिक हैं जो इन्हें कवर करने हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंडिया फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रेवोल्यूशनरी फ्रंट और फॉरवर्ड ब्लॉक। तो मैंने बताया था कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? और किसने इसकी स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, चंद्रशेखर और भगत सिंह ने। तो ये आईएनए मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। फिर बाद में जो है वो इन्होंने इसे सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक, आज़ाद हिंद फौज। आईएनए का मानसिक पुत्र था, आईएनए मानसिक पुत्र था। सबसे पहले किसके मन में आया था, ये बात किसके मन में आई थी? तो ज्ञानी प्रीतम सिंह, मोहन सिंह के, सुभाष चंद्र बोस और आईवाईची फुजीवारा की। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाईची फुजीवारा के ही दिमाग में पहले ये बात आई थी, और तब जाके आईएनए का गठन किया गया था। और फिर जो है वो उससे आज़ाद हिंद फौज बना उससे, और आज़ाद हिंद फौज जो है वो क्या कहते हैं, उसका गठन किया गया 1942 में। और आज़ाद हिंद फौज ने भारत जो है पहले मलय प्रायद्वीप में, पहले वहाँ पे जो भारत में पहली अस्थायी सरकार का गठन किया था, ठीक है। और फिर बाद में जो है वो इसकी कमान पूरी तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने संभाल ली थी। तो इसका जो ऑप्शन होगा 1 और 4 होगा। फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के रहने वाले हैं। उनका जन्म जो है वो 1897 में हुआ था। उन्होंने क्या है ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दी थी। ये भी पूछता है प्रश्न कि किसने दी थी, तो देश नायक। और गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जो है वो इन्हें नेताजी की उपाधि भी दी गई थी और भारतीयों द्वारा। इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में जो है, यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये भारत चले गए थे, और जर्मनी में जो है वो फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना इन्होंने की थी।
ठीक है। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना इन्होंने की थी। फिर उसके बाद जो है वो जर्मनी से जो है जापान ये आ गए। 1943 में जापान आ गए और फिर जापान में रास बिहारी बोस ने इन्हें आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालने के लिए दे दी। ठीक है। इन रास बिहारी बोस ने 7 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान इनके हाथ में दे दी। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की कमान इनके हाथ में दे दी और फिर 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की पहली जो है वो अस्थाई सरकार बनाई गई। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की भारत से बाहर अस्थाई सरकार बनाई गई। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की जो है अस्थाई सरकार बनाई गई भारत के बाहर। ठीक है। तो सिंगापुर द्वीप पर, जो सिंगापुर द्वीप थे तो उसको मलय प्रायद्वीप कहा जाता उस समय, तो वहीं पे जो है वो आज़ाद हिंद फौज की अस्थाई सरकार जो है बनाई गई। ठीक। तो ये थोड़ा सा फैक्ट्स आप याद रखिएगा। आगे इसी फैक्ट्स के सहारे हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अभी तो यही आपको बताया था कि आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए अब आप लोग बताइए। 1940, 1941, 1942, 1943। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह के द्वारा 1942 में ही कर दी गई थी, पर फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को इसकी कमान दी गई थी। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2 बार आ गया है, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। कब की थी ये क्वेश्चन तो अभी आपको बताया गया, इसमें तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हुइए। 21 अक्टूबर 1943 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसलिए जो है इसको मत भूलिए, 21 अक्टूबर की डेट याद रखिए। 1943 तो आपको याद ही रहेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। ये वाला क्वेश्चन भी अभी आप इस पे बातचीत हो चुकी है हमारी कि किसने जो है वो सुभाष चंद्र बोस को जो है वो सक्रिय सहयोग दिया था। रास बिहारी बोस ने ना, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की कमान रास बिहारी बोस ने ही सुभाष चंद्र बोस को दी थी। ठीक है। वहाँ पे उस समय आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व तो रास बिहारी बोस कर रहे थे और उन्होंने ही जो है वो क्या कहते हैं इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को दी थी। रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन जो है इसके आज़ाद हिंद फौज की जब स्थापना हुई तो इसके प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। फिर उन्होंने जो है वो रास बिहारी बोस के हाथ में ये कमान दी और रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के हाथ में इसकी कमान दी थी। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था उस समय? रंगून में था। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय उस समय रंगून में था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये तो प्रसिद्ध नारा आपको पता ही है कि हमारा बहुत ही मोटिवेटिंग नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई थी? आपको पता है। अगर यही ये तो सुभाष चंद्र बोस आप बता ही देंगे। अब पूछेगा अगर कहाँ बनाई थी तो आपको ये भी बता देना कि जर्मनी में बनाई थी। ठीक है। जर्मनी में बनाई थी। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक। कि कहाँ बनाई थी? जर्मनी में बनाई थी। और किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। कब बनाई थी अगर पूछ ले तो 1941 बता दीजिएगा। ठीक। 1941 में बनाई थी। ये चीज़ें याद रखिएगा, कब, कहाँ और किसने। ठीक। कैसे बनाई थी वो तो सुभाष चंद्र बोस ही जाने। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज सेना बनाई थी तो उसमें जो है वो नेहरू रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, तो इस तरीके से करके कई रेजिमेंट बनाए थे। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो मैंने बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऐसे प्रश्नों पे पता है मैं दूसरा विकल्प नहीं पढ़ती हूँ। इस पे आप जो है वो
कोई ऐसी प्रतिक्रिया सोचिएगा मत कि भाई मैम चारों ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ रही हैं हमारे अंदर। ऐसे प्रश्नों पे मैं चाहती हूँ ना कि आपको प्रश्न पढ़ते मान उसका उत्तर पता होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रश्न में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई समझदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे सीधे क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, आपको लॉजिक नहीं लगाना है। यहाँ पे सीधे यही है तो यही है, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया था सुभाष चंद्र बोस ने? 12 नवंबर 1945 को, 11 नवंबर 1945 को, 5 नवंबर 1945 को और 10 नवंबर 1945 को। तो आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है वो आपका 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। जबकि आपके जानते हैं ये जो आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, जैसे एक आपके सहगल थे, आर के सहगल थे, शाहनवाज थे, गुरुबख्श थे और एक राशिद, एक क्या कहते हैं, एक मुस्लिम था, राशिद अली। इन्हीं लोगों पर जो है ना, आज़ाद हिंद फौज के लोगों पर मुकदमा चला गया था। इन्हें दिल्ली के लाल किले पर इन्हें पकड़ के इनके ऊपर जो है वो मुकदमा चलाया गया था। हाँ, इसमें जो है वो आज़ाद हिंद फौज के लोगों में, जिसमें आपके आर के सहगल थे, शाहनवाज थे, गुरुबख्श थे, नाम ऐसे ही याद, इनके टाइटल के आधार पर नाम, एक गुरुबख्श और राशिद अली, इनके ऊपर जो है वो मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है वो प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह, शाहनवाज, इन सब को जो है ना वो इन सब को जो है वो फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इन सब को फांसी की सज़ा दे दी गई थी, जबकि राशिद अली को जो है वो 7 वर्ष का कारावास दे दिया गया था, ठीक है। 7 वर्ष का कारावास दे दिया गया था, इसकी सज़ा दी गई थी, ठीक है। तो इसके नेतृत्व, इसका जो इनके जो है वो इनके ऊपर जो केस मुकदमा चलाया गया था, तो इनका बचाव करने के लिए एक बचाव समिति बनी थी। उस मुकदमे का बचाव करने के लिए कांग्रेस के लोग मिलकर ना एक बचाव समिति बनाई थी, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? उस समिति का जो नेतृत्व कर रहे थे मूला भाई देसाई। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूला भाई देसाई इनके वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे। मतलब मान के चलिए 7 से 8 वकील थे और जिन वकीलों के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मूला भाई देसाई थे। अब इनमें वकील कौन कौन थे? तो अपने पहले जो है वो तेज बहादुर सप्रू थे, ठीक है। दूसरा अपने ये जवाहरलाल नेहरू भी थे अपने वकीलों में। और तीसरा आपके ये अरुणा आशफ अली थी, इनके बचाव में जो है वो तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आशफ अली, जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू, अन्य लोग भी थे, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट है। सप्रू थे, जेएल नेहरू थे, अरुणा आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू, और इनका नेतृत्व किया था मूला भाई देसाई में। अब पूरे देश में जब इनको फांसी की सजा दी गई तो पूरे देश में राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन चला, राष्ट्रव्यापी विरोध होने लगा। और इस विरोध से जो डर कर इन्होंने क्या किया कि इनकी सजा को जो है वो माफ़ कर दिया, ठीक है। इनकी सजा को माफ़ कर दिया था। तो ये बहुत आज़ाद हिंद मतलब इम्पॉर्टेंट एक घटना है। इनका सब का नाम एकदम रट लीजिएगा, आपके जहन में होना चाहिए। ये नाम जो है वो आपको एकदम रटा होना चाहिए। शहनवाज, सहगल, गुरुबख्श, दो तो ऐसे हैं, एक गुरुबख्श है और राशिद अली, ठीक है। ये राशिद अली वाला नाम भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है, सब का नाम पूछता है। बचावकर्ता समिति का नेतृत्व किसने किया था ये भी पूछता है, मुकदमा किन्होंने लड़ा था ये भी पूछता है। तो एक एक फैक्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक फैक्ट यहाँ से रट जाना है आप सभी को, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात अभी यदि आपका जो है वो मेन सिलेबस में अगर अभी मॉडर्न इंडिया नहीं ख़त्म हुआ है, फिर भी यदि आपका कोई लेटेस्ट एग्ज़ाम हो तो आप हमारी सारी मॉडर्न इंडिया की जितने वीडियो है देख लीजिए, वहाँ से आपका लगभग सभी काम बन जाएगा, आपके मतलब क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे। मैं बताती हूँ जो जो चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ उस पर फोकस करिए। और जब आप एग्ज़ाम दे के आइएगा ना तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करेंगे या मुझे पर्सनली वहाँ पे मैसेज करेंगे कि हाँ जो मैंने कहा था वो सच हुआ है, ठीक है। ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रही हूँ कि ये 21 लेक्चर है, 21 वीडियो मॉडर्न इंडिया की है और ये 21 वीडियो आपके लिए रामबाण है। मतलब लिटरली आपको ये चीज़ जो है वो आराम से आपके क्वेश्चन करवा देगी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज किस सैनिक को 60 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया था? तो राशिद अली को, मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि राशिद अली को जो है वो गुरुबख्श, शाहनवाज और सहगल को जो है वो फांसी की सज़ा दी गई थी, जबकि राशिद अली को जो है वो 7 वर्ष का कारावास दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि कुछ प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है अपने पास, और ये लास्ट वीडियो इसीलिए मैंने जाके नेक्स्ट वीडियो में बहुत छोटा बनेगा, इसलिए मैंने कहा साथ साथ सारा निपटा देते हैं। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? चलिए बताइए किसने नहीं किया था। तो आप पढ़ ही रहे होंगे, इनमें से पता ही होगा आपको कि भाई मोहन सिंह ने नहीं किया था, गुरुदयाल सिंह ने तो किया था, प्रेम सहगल और शाहनवाज ने भी किया था, मोहन सिंह ने इसका सामना नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले पर के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो मैंने बताया था अभी जो है वो मुल्ला भाई देसाई ने किया था, बाकी कैलाशनाथ काटजू, सप्रू और नेहरू ने जो है वो उनके मुकदमे, ये वकील थे। ठीक है, वकीलों में ये सब शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी में से निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? पैरवी किसने नहीं किए थे? मुल्ला भाई देसाई ने की थी, यस की थी, नेहरू ने की थी, हाँ की थी, पटेल ने नहीं की थी क्योंकि काटजू ने भी की थी। ठीक है, तो ये अपना सीधे सीधे आंसर। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? जी.के. गोखले, सी.आर. दास, बी.सी. पॉल और वी.जी. तिलक, तो सी.आर. दास। ठीक है, चित्तरंजन दास जो है वो हमारे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? और क्या कहते हैं, जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे, कौन थे? जरा आप बताइएगा। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किस एक सदस्य ने नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। तो ये जवाहरलाल नेहरू है। आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस गुरिल्ला युद्ध के पक्ष में बहुमत जुटाने के लिए सुभाष चंद्र बोस, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, सुभाष चंद्र बोस मार देते हैं, जबकि इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, और ये इलाहाबाद याद रखिए कहाँ पे किया था? तो इलाहाबाद में किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था? तो ये इलाहाबाद में किया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। इलाहाबाद में जो कार्यकारी कांग्रेस की कार्यकारी समिति हुई थी उसी समय जो है वो किया गया था। ठीक है, 1945 की घटना है, आप इसको याद रखिए। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता, कैबिनेट मिशन के बारे में अब पढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो एक मिनट, लॉर्ड एटली, स्टैफोर्ड के क्रिप्स, क्लेमेंट एटली और सर पी लॉरेंस। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो सर पी लॉरेंस द्वारा जो है वो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक, चलिए अब कैबिनेट मिशन के बारे में देख लेते हैं। पी लॉरेंस का अर्थ है पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, पी लॉरेंस का जो अर्थ है वो है पैथिक लॉरेंस, कंफ्यूज मत होइएगा, पैंथिक लॉरेंस है। ठीक है, अब भारत में जो है वो 26 जुलाई 1945 को जो है वो कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है भारत में, मतलब कि भारत में क्या कहते हैं कि संविधान बनाने के लिए। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन के बारे में बात, अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी और ये भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है वो अप्रैल 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन अप्रैल 1946 में भारत आया। इसकी जो अध्यक्षता थी बता दिए कि पैंथिक लॉरेंस किया था, पर ये 3 सदस्य था, 3 सदस्य था। और इसमें जो दूसरे सदस्य थे A.V. अलेक्जेंडर थे, स्टोफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, A.V. अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक, तो पैंथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, 3 सदस्य थे। अब इन्होंने क्या किया, इनका जो रिकमेंडेशन था,
ठीक है। भारत में संविधान बनाने को लेकर इनका रिकमेंडेशन था कि जो प्रांतों का विभाजन हो वो 3 श्रेणियों में हो, ठीक है, त्रिस्तरीय हो। 3 श्रेणियों में कौन सा, A, B, C, 3 श्रेणी में हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है वो एक बार मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के प्रस्ताव को एकदम अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो ये आपके माउंटबेटन ने, पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था वो माउंटबेटन योजना में आया था और उसने माउंटबेटन ने कहा कि अब विभाजन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। उस समय की परिस्थितियां भी ऐसी ही बन गई थी, तो उस समय आया था। बाकी इससे पहले जो भी आपके पास स्क्रिप्ट हो जाए, जो भी मिशन आया हो, उसमें किसी में भी पाकिस्तान के प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया गया था, ठीक है। अब दूसरी इसमें तीसरी बात ये कही कि भारत एक संघ होगा और उस भारतीय संघ को और देशी रियासतों को मिलकर अपने संविधान निर्माण की क्या कहते हैं, अपने देश का संविधान निर्माण करना होगा, ठीक है। तो इसमें भारत ने संविधान निर्माण की बात की, ठीक है। फिर कहा दे भाई देशी रियासतें चाहे तो अपना अलग अलग जो है वो संविधान का निर्माण कर सकती, ये चीज़ थोड़ा सा लोगों को खटकी थी। संविधान निर्मात्री सभा तथा प्रांतीय विधानसभाओं को मतलब एक साथ मिलाकर जो है एक संविधान का निर्माण किया जाएगा जो भारतीयों के लिए होगा, भारतीयों के अनुसार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो कैबिनेट मिशन में कई ऐसे भी और प्रावधान किए गए थे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के पक्ष में गांधी जी पूरी तरीके थे, पूछा जाता है कि इसके पक्ष में जो है वो गांधी जी थे पूरी तरीके से, ठीक है। और इसमें जो वार्ता करने गए थे आपके तो इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ये आपके जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट मिशन योजना के पे बातचीत करने जो है वो गए थे अपने। उस समय तो है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे ही और बाकी कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू भी गए थे, ठीक है, बात करने के लिए। ये कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको मैं यहाँ पे बता दी हूँ। अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत में, अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन तो हो गया ना आपका, हाँ वो वाला तो हो गया, पी लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस, तीनों बता दिए आपको, तीनों याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से, अच्छा ये मत सोचेगा कि बस हमको अध्यक्ष याद करना है, तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है। एवी अलेक्जेंडर, स्टुअर्ट क्रिप्स और क्या कहते हैं आपके पेंथिक लॉरेंस। निम्नलिखित में से किसने एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की बात की थी, तो कैबिनेट मिशन में भी बताया था ABC 3 तरह के प्रांत होंगे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इन पे नहीं और सही है पे विशेष ध्यान दिया करिए। कभी कभी आप इसलिए भी मेरिट से बाहर हो जाते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं, नहीं है, ठीक है, मेरी तरह ऐसे गोला कर लिया करिए। प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, जाहिर सी बात है उसने कहा, तो मैंने आपसे बताया कि पाकिस्तान की मांग को इसने ठुकरा दिया था, ठीक। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, किसने किया था, तो अपने स्वराज पार्टी 1935 ने, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में, ये तो हो ही नहीं सकता, सर्वदल सम्मेलन 1946 में। तो किसने सर्वप्रथम जो है वो ये प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था, लाया था किसके मन में वो अलग बात है, किसने प्रस्तुत किया था, तो कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के 1936 वाले अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है कांग्रेस के लिए एक संविधान की मांग को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अब जरूरत महसूस होने लगी थी कि भाई अब कांग्रेस का जो है एक संविधान बनाया जाए और जो है वो उस जो भारतीयों के अनुसार हो, ठीक। अच्छा आपको जो उस समय जो लिए गए थे संविधान में मैक्सिमम प्रावधान जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए थे, बाकी अलग अलग देशों से भी लिए गए थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या था ना कि हम कम से कम 10 साल तो हम इस चीज़ को हमारे देश पे लागू कर चुके हैं, तो हमें पता है कि इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या इसका प्रभाव है, तो वो चीज़ें जो है वो हम ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं। इसका एक कारण ये भी था, ठीक। अब जब भारतीय संविधान के निर्माण की बात आती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस समय क्या था कि वही जो है वो
संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें मतलब तब विभाजन नहीं हुआ था, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सदस्य थे। पहले मुस्लिम लीग जो है इसमें शामिल नहीं हुई थी। फिर बाद में जब संविधान सभा का गठन किया गया तो अंतरिम सरकार बनाई गई, तो पहले मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी, बाद में मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो जब 1946 में जो है वो संविधान सभा का चुनाव हुआ पहली बार, ठीक है, 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ पहली बार, ठीक है, तो उस चुनाव में कांग्रेस को, ये याद रखिएगा, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। अच्छा, उस समय भी ये था कि 10 लाख की जनसंख्या पर, ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर जो है वो एक कैंडिडेट, ठीक है, को चुना जाएगा, एक प्रतिनिधि आपका होगा। ठीक है, इसको एक प्रतिनिधि आपका होगा 10 लाख की जनसंख्या पे, इस हिसाब से प्रतिनिधि का निर्धारण किया गया। ठीक है, अब मतदाताओं का जो है वो 3 वर्ग बना दिया गया। 3 वर्ग हमारा कौन कौन सा था? एक तो हमारा जो आम, जो कि कांग्रेस से जुड़े थे, आम आदमी थे, ठीक है, दूसरा मुस्लिम थी, मुस्लिम लीग, तीसरे हमारे सिख थे, सिख वर्ग था। आपको पता है कि यही पृथक निर्वाचक मंडल से इन्हीं को अलग अलग क्षेत्रों में निर्वाचन का मिल गया था कि इस क्षेत्र से यही मुस्लिम ही लड़ेंगे, इस क्षेत्र से सिख ही लड़ेंगे, इस तरीके से करके था। तो अब जो कांग्रेस थी, ठीक है, उनको 208 सीटें मिल गई थी आम लोगों की तरफ से कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिल गई थी, बाकी 25 जो है वो मिसलेनियस थे। ठीक है, स्वतंत्र उम्मीदवार जो है वो 15 थे, 15 स्वतंत्र थे, जैसे अभी भी स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, जो किसी पार्टी से नहीं होते वो फिर बाद में किसी भी पार्टी से मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। तो 208, 73 और 15 ये पूरी संख्या थी। ठीक, आप इसको याद रखिएगा। इनका पूरा ऑल ओवर का जो टोटल होता है वो 296 टोटल जो है वो जो चुनाव हुए थे वो 296 सीटों पे हुए थे, और इनका डिवीज़न 208, 70, 73 और 15 ये इनका डिवीज़न था। ठीक, अब बाकी संविधान सभा के आपको पता है अस्थायी सदस्य जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा, जो आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाता है। स्थायी 9 दिसंबर को संविधान सभा का 9 दिसंबर को संविधान सभा का जो है वो प्रथम जो है वो अधिवेशन हुआ था, और इसमें जो है वो इनके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जब इनके स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया तो स्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद बने थे, और उस समय वो खाद्य मंत्री भी बनाए गए थे अंतरिम सरकार में। ठीक, आगे जैसे थोड़ा सा पढ़ाई बढ़ते जाएंगे तो हम आपको अंतरिम सरकार में, अच्छा मैं एक वीडियो मैं ऐसे ही याद करती हूँ, मैं अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, दोनों में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो या तो इस वाले में लेक्चर में या कभी उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी छोटा सा, जिसमें मैं बताऊंगी कि किस अंतरिम सरकार से कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जगह मिली थी उसी विभाग में। ठीक है, फिर उसको छोड़ के बाकी जितना अलग वाला रहेगा उसको आप सेपरेट याद कर लीजिएगा, ये एक तरीका है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था कब? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया था। ठीक है, कि महारानी की घोषणा के अंतर्गत किया गया था या कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो चलिए बताइए किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था। ये तो आपको सोचना ही नहीं है ना, ठीक है, इस बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। ठीक है, अब इस यहाँ पे अस्थाई और स्थाई आपको देखना ही नहीं है। अस्थाई और स्थाई अध्यक्ष के बारे में नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको मिला ही नहीं है ऑप्शन आपको राजेंद्र प्रसाद ही मिला है, तो आप उसी को लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, चलिए सही पे बात करते हैं। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई थी। प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनी गई थी। हाँ, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा जो है वो प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा को चुना गया था। बताइए चुना गया था या नहीं गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कौन सा एक सही है पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सही है बताना है। जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना, सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। आपको पता है ना कि जिन्ना नहीं थे,
ठीक। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी, ये तो एकदम ही गलत है, अभी आपको बताया था प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर को, दूसरा 11 दिसंबर को। ठीक है, 1946, 47 नहीं, वो भी ठीक है, दोनों गलत दिया है, मतलब ईयर भी गलत दिया, डेट भी गलत दिया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत नहीं हुआ था। भारतीय जो संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत नहीं हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हुआ था अंगीकृत। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में ये दिया रहता है। ठीक है, आज हम अपने संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनी संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो उसमें 26 नवंबर 1949 की डेट लिख रहती है। तो ये वाला आपका सही है कि 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा जो है वो संविधान सभा का गठन किया गया था। आपको पता है 10 लाख के लोगों पर एक हमारा प्रतिनिधि चुना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार पटेल ने। और अध्यक्षता पूछ रहा है किसने की थी। ठीक है, अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, वही उस समय प्रधान मतलब मंत्री उनके कह सकते हैं हेड थे, और बाद में वही प्रधानमंत्री बने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो पहले ही बता दिया था मैंने कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक तो अपने स्थायी अध्यक्ष थे, और उनको क्या चुना गया था, कौन सा विभाग दिया गया था? खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे याद रखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाने में बहुत तेज थे। ठीक है, तो इसीलिए उनको खाद्य एवं कृषि विभाग दे दिया गया था। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय, ऐसे अलग अलग याद करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, अभी देख लीजिए जो है वो आशफ अली थे रेल मंत्रालय। ठीक है, आसफ अली के हाथ में था। फिर बाद में आपको अंतरिम अभी जो अंतरिम सरकार अच्छा अंतरिम सरकार के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि अंतरिम सरकार, फिर मैं ये सोच रही हूँ कि अंतरिम और सरकार और प्रथम मंत्रिमंडल के जो है वो दोनों का एक साथ बनाएंगे। अभी चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप ही लोग फिर लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो अभी आपने जो है वो राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले, ठीक है, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले, इसमें भी मैं इम्पोर्टेंट वाले बता रही हूँ, सारे नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ये आपके नेहरू जी के हाथ में था। ठीक, उसके बाद गृह सूचना एवं प्रसारण, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है वो अपने वल्लभ भाई पटेल, वीबी पटेल के हाथ में था। ठीक, तीसरा जो आपका खाद्य एवं कृषि वाला अभी आप पढ़े हैं, खाद्य एवं कृषि जो है वो अपने राजेंद्र प्रसाद के हाथ में था, राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ठीक है, उद्योग आपूर्ति, ठीक है, उद्योग और उद्योग आपूर्ति विभाग जो है वो किसको दिया गया था? आपका जॉन मथाई को, जॉन मथाई को। इनमें से बहुत लोगों को स्वतंत्र मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में। रक्षा विभाग जो है वो बलदेव, इसको याद रखिएगा कि रक्षा पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो रक्षा पर बलदेव सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वित्त, नेक्स्ट है वित्त आपका लियाकत अली। ठीक है, वित्त आपका वित्त विभाग जो है लियाकत अली को, और शिक्षा एक बता देती लास्ट, शिक्षा जो है वो राजगोपालाचारी को, राजगोपालाचारी को। ठीक है, और तो रेलवे, डाक, वायु, रेलवे संचार, ये सारा अब्दुल रब नस्तार को दिया गया था। ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा और है उसको आप बाद में कर लीजिएगा। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, एक जरूरी फ़ोन आ गया था। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, बलदेव, ये देखिए रक्षा विभाग बलदेव के हाथ में था, ये अली
अली जहीर थे, ठीक है, और बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर नहीं थे अंतरिम सरकार में, फिर बाद में विधि मंत्री बने थे, ठीक है। जब आपका स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल चुना गया था तो उसमें जो है वो अम्बेडकर जी को विधि मंत्री बनाया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दी? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधी कार्रवाई दिवस किस डेट को मुस्लिम लीग ने घोषित किया था? मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है मेरा रूल कि जो इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं सीधे डेट बताती हूँ। 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो आपको बनाऊंगी जिसमें या तो मैं या तो सर जो है वो दोनों में से कोई एक लोग आपको ना काल क्रमिण घटना जरूर कराएगा, ठीक है। वो उससे आपको क्या है ना कि 1900 से लेके 1905 से या 1900 से लेके 1950 तक की सारी घटनाओं को काल क्रमिण तैयार हो जाएगा, जिससे एक क्वेश्चन तो तय है आना, मतलब मैं मिनिमम बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय यूके में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता थी, या फिर लेबर पार्टी की, लिबरल पार्टी की, या सोशलिस्ट? तो लेबर पार्टी की। 1945 में फिर चुनाव हुआ था और चुनाव में जो है वो लेबर पार्टी के, ठीक है, ये आपके क्लीमेंट एटली की विजय हुई थी, ठीक है, लेबर पार्टी की, क्लीमेंट एटली की। और शायद भारत की स्वतंत्रता के पीछे एक मुख्य कारण था कि उस समय इटली की सरकार आई थी और इटली ने ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम घोषित किया था, माउंटबेटन को भेजा था, क्योंकि माउंटबेटन को जो है वो जापान में, मतलब कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार युद्ध में जापान में विजय प्राप्त करने का बहुत बड़ा एक श्रेय जाता है, उन्हीं के उसमें हुआ था नेतृत्व में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भारत वाला भी मैटर तुम ही सॉल्व करके आओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जून 1939 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, कब की थी? ठीक है, ये डेट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 1946, 1947, फरवरी, अप्रैल 1947, जून 1947, तो फरवरी 1947 में घोषणा की थी कि भारत को जो है वो जून 1948 में, डेट इन्होंने दी थी जून 1948 तक स्वतंत्र कर दिया जाए, पर माउंटबेटन ने उससे पहले ही 15 अगस्त 1947 को ही उसने जो है वो स्वतंत्र कर दिया। क्यों? इसके लिए 15 अगस्त की डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, लकी डेट थी। उसके पीछे का कारण बताऊंगी आपको कि क्या था, 15 अगस्त की डेट ही क्यों चुनी गई थी, ठीक है। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? ठीक है, क्रिप्स योजना बनी थी, या फिर आपकी क्या कहते हैं वेबल योजना थी, या माउंटबेटन योजना थी, या इनमें से कौन सी थी? इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सी योजना जो है वो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी। तो अच्छी से पता है कि भारतीय स्वतंत्रता का और एक तरीके से भारत के विभाजन का भी आधार जो है वो आपका माउंटबेटन योजना ही बनी थी, ठीक है, भारत के विभाजन का। माउंटबेटन योजना किसका आधार था? ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान का। तो देश के विभाजन का मुख्य जो इसने जो है देश का विभाजन और देश की स्वतंत्रता कराई थी, तो माउंटबेटन योजना इसी से रिलेटेड। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था 4 जुलाई 1947, 10 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 और 14 अगस्त 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो 18 जुलाई 1947 को प्रभावी होता है। ये इससे रिलेटेड एक विधेयक पास हुआ 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ था, जिसके तहत जो है वो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। 18 जुलाई वाली डेट इतनी मतलब इतनी कितनी बोलें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, आप लोग समझ जाइए। 18 जुलाई वाली डेट एकदम कैसे भी याद कर लीजिए, किसी का बर्थडे से याद कर लीजिए, कोई भी डेट से कैसे भी करके याद कर लीजिए, बस इसको याद कर लीजिए। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? ठीक है, इसको मनबाटन योजना या 3 जून योजना भी कहते हैं, ठीक है। इसको माउंटबेटन योजना को मनबाटन योजना, 3 जून योजना भी कहते हैं। तो 3 जून योजना के नाम से याद रखिएगा कि ये 3 जून को सरकारी तौर पर माउंटबेटन योजना, मनबाटन योजना, 3 जून योजना की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में 1947 में,
ठीक है। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो गई कि विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। ठीक है, तो अब ये प्रश्न भी बनना चाहिए ना कि विभाजन का प्रस्ताव किसने रखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ये वाला प्रश्न होना चाहिए कि विभाजन का प्रस्ताव किसने रखा था, प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो आपके गोविंद बल्लभ पंत ने, ठीक है, जीबी पंत ने, गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, समर्थन किसने दिया था, विभाजन के प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने जो है वो प्रस्तुत किया था, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस प्रस्ताव पर समर्थन दिया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोले सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अरे मैं जो इंपॉर्टेंट है उसी को तो यहाँ पे करा रही हूँ। ठीक है, छाट छाट के आप लोगों के लिए। तो 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, गोविंद बल्लभ पंत ने। किसने समर्थन दिया था, अबुल कलाम आज़ाद ने। बार बार इसीलिए रिपीट करती हूँ कि कई बार सुन के आपको याद हो जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, मतलब बिल्कुल इसके विरोध में थे और कहा कि यह राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। ठीक है, तो ऐसा कहने वाले डॉक्टर किचलू थे। ठीक है, डॉक्टर किचलू ने कहा भाई कि ये जो है राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद की तरफ जो है वो पक्ष में समर्पण है। ठीक है, डॉक्टर किचलू ने कहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि विभाजन के प्रस्ताव के विपक्ष में किसने वोट दिया था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में 14 जून को संपन्न हुई, 14 जून 1947 वाली डेट याद रखिए, 14 जून को संपन्न हुई थी। भारत के विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान दिया था, तो अबुल कलाम आज़ाद, खान अबुल गफ्फार खां, सरदार पटेल। तो खान अबुल गफ्फार खां, इनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी। ठीक है, रेड कुर्ती मूवमेंट, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, प्रसिद्ध गांधीवादी थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे प्रश्न जो है वो समाप्त होते हैं मित्रों, और यहाँ से आपका मॉडर्न इंडिया भी समाप्त होता है। संवैधानिक विकास जो है वो आपको मैं पॉलिटी के घटना चक्र में कराऊंगी, और सर तो आपको पढ़ा ही चुके होंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ज़रूर एडमिशन लीजिए, इसलिए नहीं कि इससे हमें कुछ लाभ होगा, इसलिए कि आपको इतनी कम कॉस्ट में कहीं नहीं मिलेगा। आपका रोज़ एक प्रश्न लिखने पे कोई नुकसान नहीं होने वाला। जो आप पीटी के लिए तैयार कर रहे हैं, जो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप 10 मिनट निकाल के एक आंसर रोज लिख सकते हैं। इससे आपकी एक हैबिट डेवलप होगी। अगर पीसीएस में लेना है जो है वो आपको सिलेक्शन, तो जुड़ जाइए अभियान सिविल सर्विसेज प्रोग्राम के सर्विसेज के आंसर राइटिंग प्रोग्राम से। मित्रों, धन्यवाद।